नमस्कार। कक्षा 11 हिंदी की कक्षा में स्वागत, अभिनंदन और आभार बेटा आपका। आज हम नए पाठ का आगाज करने जा रहे हैं जो है काव्यांश भाग का, और जिसका शीर्षक है वे आंखें। वे आंखें जिन्हें देखकर लगता है डर। अब ये किसकी आंखें हैं, लिखने वाले कौन है? तो कृषक वर्ग की जो असुविधापूर्ण जीवन है, कृषक वर्ग की जो परेशानियां हैं, उसकी तरफ दृष्टिपात करते हुए सुमित्रा नंदन पंत ने इस कविता को रचा है। सुमित्रा नंदन पंत के नाम से आप सभी परिचित हैं, जो मुख्य रूप से छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में शामिल हैं। 4 स्तंभ जिन्हें प्रसुमन की संज्ञा दी जाती है। प्र जयशंकर प्रसाद, सु सुमित्रा नंदन पंत, म महादेवी वर्मा और न सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनमें सुमित्रा नंदन पंत जी ने मुख्य रूप से प्रकृति प्रेम तथा रहस्यवाद से संबंधित अपनी कविताओं को रचा और गढ़ा। इनके लेखन शैली की विशेषता कही जाती है कि ये जैसा लिखते थे, शब्दों को एक चित्र का जामा पहना दिया करते थे कि पाठक वर्ग की कल्पनाओं में बिल्कुल वो चित्र जो है साक्षात उभर कर सामने आने लगते थे, जिसे शब्द चित्रमय शैली कहा जाता है। तो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई एक रचना है पल्लव। यानी मैंने आपको बताया कि इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं मुख्य रूप से प्रकृति प्रेम तथा रहस्यवाद से प्रेरित रही हैं। तो प्रकृति प्रेमी होने के कारण इनकी रचनाओं के शीर्षक भी उन्हीं तत्वों से संबंधित रहे, जैसे वीणा, पल्लव, ग्रंथि, ग्राम्य, युगवाणी, लोकायतन, चिदंबरा आदि। तो पल्लव जैसी एक साहित्यिक कृति में से कुछ पंक्तियां यहाँ उद्धृत की गई हैं कि कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसके शब्द सस्वर होने चाहिए, जो बोलते हों। सेब की तरह जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर ना समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े। यानी सेब भीतर से कितनी रसमय है, इसका अनुमान आप उसके बाहरी रंग से लगा सकते हैं। जितनी लाल दिखाई देती है, लगता है वो शायद भीतर से उतनी ही मीठी है। बस उतना ही असर काव्य के अंदर भी होना चाहिए। यानी कवि जो है अपने शब्दों के माध्यम से ऐसी अभिव्यक्ति करे कि वो शब्द जो है स्वस्वर यानी बोलते प्रतीत हों, और बोल करके सारी की सारी जो गाथा है, सारी की सारी जो कथानक है, सारी की सारी जो बात है, वो पाठकों के सामने उजागर कर देते हैं। सुमित्रा नंदन पंत के जीवन परिचय के विषय में बताया जाए तो उनका जन्म सन 1900 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा के कोसानी नामक गांव में हुआ, जो प्राकृतिक सुरम्य प्रदेश है। और प्राकृतिक सुरम्यता प्रदेश में उनका जन्म और पालन पोषण होने के कारण वे प्रकृति में अपनी सहचरी, अपनी माँ, अपनी प्रेमिका की छवि निहारा करते थे। साहित्यिक गतिविधियों में ये 1915 से प्रेरित हुए, लेकिन फिर भी सक्रिय रूप से राजनीतिक गतिविधियों में अपनी भागीदारी निभाने के कारण इनको इस कार्य से थोड़ा विराम लेना पड़ा। लेकिन आगे जाकर के ये पूर्ण रूप से साहित्यिक गतिविधियों में लीन हो गए और मुख्य रूप से प्रकृति प्रेम तथा रहस्यवाद से प्रेरित कविताओं का उन्होंने रचना कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम दिए गए हैं: वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्य, चिदंबरा, स्वर्ण किरण, कला तथा बूढ़ा चांद और लोकायतन। कला तथा बूढ़ा चांद नामक कृति के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। लोकायतन नहीं, चिदंबरा जैसी साहित्यिक रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और भारत के सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से भी ये अलंकृत हुए। इनका वास्तविक नाम था गुसाई दत्त, लेकिन इनको उनका नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस वजह से इन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। छायावाद के महत्वपूर्ण कवि और प्रमुख चितेरे ये माने जाते हैं। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार मुख्य विषय बनाने का काम पंत ने ही किया। इनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के आपसी संबंधों का एक दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोसानी गांव में हुई और उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद चले गए। इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में वहां उन्होंने अपने आगे की शिक्षा को जारी रखा। युवावस्था तक जैसे ही पहुंचे तो इन्होंने गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभाई। उसके बाद ये स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता के बदलाव का पक्षधर रहा है। यानी कविता पूर्ण रूप से एक ऐसी नहीं हो कि एक स्थायी जामा उसको पहना दिया जाए, वैसी वेशभूषा रंग रूप उसे दे दिया जाए, बल्कि उसमें क्या आना चाहिए? बदलाव आना चाहिए। बदलाव प्रकृति का नियम है। जहां परिवर्तन आएगा वहां मौलिकता आएगी, जहां मौलिकता आएगी वहां रचनात्मकता का विकास अपने आप होता चला जाएगा। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी
पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश में इन्होंने जादू की तरह आकृष्ट कर दिया। आपने इस कविता को सुना होगा कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकाल। कितना सुंदर मानवीकरण किया गया प्रकृति के चलचित्र का। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें जैसी कविताएं भी इन्होंने लिखी। इसके साथ ही ये अरविंद जो महान विचारक रहे हैं, उनके मानवतावाद से भी प्रभावित हुए और इन्होंने कहा कि मानव तुम सबसे सुंदरतम, इस तरह की पंक्तियों का इन्होंने लेखन किया। इन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास, आलोचना आदि के क्षेत्र में भी अपना लेखन कार्य हुनर दिखाया। रूपाब नामक पत्रिका का खुद ने संपादन भी किया, जिसमें इन्होंने प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श बताया। पंत जी जो है अपनी भाषा के बहुत सचेत थे। इनके रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है, उसे वो स्वयं पंत चित्र भाषा की संज्ञा देते हैं। अभी जैसे मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया, शब्द चित्रमयी भाषा, यानी इस तरह से शब्दों को वहां उपस्थित करना कि पढ़ते पढ़ते पाठक के सामने वो चित्र अपने आप कल्पनाओं में साकार होने लगे। इनकी भाषा जो है वो खड़ी बोली हिंदी रही है, लेकिन साथ साथ में उसकी भाषा पर ब्रज भाषा और संस्कृत का भी प्रभाव दिखाई देता है। पल्लव जैसी रचना की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का इन्होंने समर्थन किया। हमारे पाठ्यक्रम में शामिल की गई कविता है वे आंखें, जो प्रगतिशील दौर की कविता है। प्रगतिशील वो युग था जब भारत को आजादी मिल चुकी थी और आजादी के बावजूद भी हमारे भारतवर्ष का एक वर्ग ऐसा था जो बिल्कुल भी प्रगति और उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाया था। उसमें विकास की काफी संभावनाएं थी, लेकिन उन संभावनाओं को समझ करके उसके हिसाब से नई योजनाएं बना करके कार्य करने की भूमिका किसी भी व्यक्ति ने नहीं निभाई। तो इस कारण कई काव्यकारों ने इस कार्य को अपना दायित्व समझा, जिनमें सुमित्रा नंदन पंत भी एक है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। कहने को तो विकास का नाम लेते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है वो उस वातावरण में प्रवेश करने पर, वहां की घटनाओं से रूबरू होने पर ही पता लगाया जा सकता है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है, भीतर तक दुख देता है, घायल कर देता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर आज तक सरकारी व्यवस्था ने कोई निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया है। कविता में ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत और पारिवारिक दुखों की परतों को खोला गया है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का एक ढांचा भी प्रस्तुत किया गया है कि समाज में अलग अलग वर्ग जो है वो विभाजित किए गए हैं और इनमें जो विभाजन है वो कार्य के आधार पर किया गया, जन्म के आधार पर किया गया, और ये विभाजन जो है वो बिल्कुल अवैध है, अनैतिक है। यही कारण है कि कुछ वर्ग तो बहुत विकास कर जाते हैं और कुछ वर्ग ऐसे हैं जो विकास के पहले स्तर को भी छू नहीं पाते हैं और पिछड़ जाते हैं। तो हमारे यहाँ शीर्षक दिया गया है वे आंखें। किसकी आंखें हैं? कृषक वर्ग की। देखिए ये आंखें क्या अभिव्यक्त करती है, किस तरह के दुखों को वहां प्रकट करती है, जो कवि के मन को भी आहत कर देते हैं, कवि के मन को भी दुखी कर देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रुदन। ध्यान से समझिएगा। हालांकि कविता में तुकबंदी मिलती है, मन, दारुण, रोदन। इसी तरह से कविता में मुख्य रूप से खड़ी बोली हिंदी भाषा प्रयुक्त की गई है, लेकिन कहीं कहीं पर संस्कृत निष्ठ शब्दावली भी दृष्टिगोचर हो रही है। कविता मुक्तक छंद में लिखी गई है। शैली बड़ी ही सरल और सरल सहज है, जो आसानी से समझ आने वाली है। कविता गद्यात्मक रूप में लिखी गई है और सुमित्रा नंदन पंत की ये कविता प्रगतिशील प्रगतिवादी युग से संबंधित कविता है। अंधकार यानी घनघोर अंधेरे, की यानी की, गुहा यानी गुफा, सरीखी यानी जैसी, कि घनघोर अंधेरे की गुफा जैसी। उन निश्चित है कि उन किसानों की आंखों से
डरता है मन, मेरा मन बहुत घबराता है। अर्थात किसानों की आंखों के नीचे जो ये काले घेरे हैं, जो उनके संघर्ष, असुविधामय जीवन और उनके विरोधाभास को दिखाते हैं, उन आंखों को देखते ही भीतर से मन मेरा आतंकित हो जाता है, भयभीत हो जाता है, कांप जाता है या डर जाता है। क्या है उन आंखों में? बड़ा दूर तक उनमें दारुण, दारुण यानी दया, दयनीयता, असहायता, बहुत ज्यादा मात्रा में किसानों की उन अंधेरे की गुफा सरीखी आंखों में दया की भावना भरी पड़ी है। दैन्य, दीनता, दुख यानी कष्ट का नीरव, नी यानी नहीं है, रव यानी आवाज, स्वर रहित, रोदन यानी रोने का या रुदन का स्वर छुपा हुआ है। और उन आंखों में किसानों की दीन अवस्था और दीन अवस्था के कारण उनके जीवन में व्याप्त दुख का बिल्कुल शांत रुदन जो है वो भी भरा हुआ दिखाई देता है। और ऐसी आंखों को देखकर मेरा मन अपने आप ही भयग्रस्त होने लगता है। देखिए दोबारा से कि कवि सुमित्रानंदन पंत ने प्रगतिशील युग के भीतर भी कृषक वर्ग के असुविधामय और सुविधाहीन जीवन को देख करके अपनी इस कविता के माध्यम से उनके सारे कष्टों को हमारे सामने उपस्थित किया है। कवि कहते हैं कि किसान की जो आंखों के नीचे काले घेरे हैं, वो घनघोर अंधेरे की गुफा के जैसे दिखाई देते हैं। और ऐसी आंखों को देख करके मेरा मन जो है, मेरा हृदय जो है वो अंदर अंदर तक भयभीत होता है। क्यों? क्योंकि उन आंखों में बहुत ज्यादा मात्रा में दयनीयता का भाव भरा हुआ है और दीनता तथा जीवन में व्याप्त दुख का बिल्कुल स्वर रहित जो रोदन है, रुदन का स्वर जो है वो भी उनकी आंखों में छाया दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश्य वह किसका। यानी किसान जो वो समस्त सृष्टि का, समस्त संसार का पालक पोषक माना जाता है, जो अनाज को उत्पन्न करता है, सभी को भरण पोषण के लिए अनाज वितरित करता है। स्वाधीन देश के अंदर भी किसान की जो दयनीय अवस्था है, उस अवस्था को देखकर लगता है कि मानो संसार एक तरफ हो गया, प्रकृति के मार्ग पर बढ़ा हुआ, और किसान अकेला रह गया जो अधोगति की ओर गमन कर रहा है। क्या कहते हैं कवि? वह यानी वह जो किसान वर्ग है, स्वाधीन किसान रहा। कहने को तो स्वाधीन देश का कृषक वर्ग था, लेकिन अभिमान भरा आंखों में इसका, और इस बात का उसे अभिमान यानी घमंड भी था, और ये घमंड उसकी आंखों से भी झलकता था, दिखाई देता था। लेकिन आगे जाके हुआ क्या? छोड़ उसे मझधार आज, यानी सारा का सारा संसार जो है उसे बीच मझधार में, यानी बीच पानी के बहुत बड़े स्रोत के भीतर, समुद्र या नदी के भीतर उसे अकेले छोड़ करके, बिना किसी सहारे के छोड़ करके, कगार सदृश्य बह खिसका, सारा संसार जो है कगार यानी उस जल स्रोत के किनारे की ओर, जिस तरह से किनारा छाया है उस किनारे की ओर बह खिसका, यानी चला गया, एक तरफ हो गया। यानी कृषक वर्ग एक तरफ और वो किसान वर्ग एक तरफ। तो यहाँ स्वाधीन भारत का कृषक वर्ग होने के बावजूद भी किसान को ये सारा जो है नहीं, फायदा जो है आजादी का फायदा बिल्कुल भी नहीं मिल पाया। तो हम इसके आगे की कविता का अनुवाद हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। आज अपनी कक्षा में इतना ज्ञान पर्याप्त है। मिलते हैं अगली कक्षा। धन्यवाद बेटा आपसे।